हेलो एवरीवन। आज हम क्रिटिसिज्म ऑफ कैश बैलेंस और कैम्ब्रिज इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। यानी हमने जो नगद शेष या जो कैम्ब्रिज समीकरण का सिद्धांत किया था, वस्तु के सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण का, या जिसको हम मुद्रा के मूल्य के निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं, आज हम जो है उसकी आलोचना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज समीकरण की आलोचना। कैम्ब्रिज समीकरण जो है वो फिशर की जो समीकरण दिया गया था उसकी आलोचना के रूप में विकसित हुआ। ये फिशर के समीकरण की तुलना में ज़्यादा उत्तम माना जाता है, किंतु अपने आप में ये सिद्धांत जो है पर्याप्त सिद्धांत नहीं है। इसका कारण ये कि अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां है या जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफ़ी जटिल होती है और इतने सरल तरीके से जो है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो एक सरल सिद्धांत अवश्य है, लेकिन ये सिद्धांत जो है अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो इस सिद्धांत के अंदर जो कुछ कमियां हैं, उन कमियों के आधार के ऊपर जो है इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। तो सबसे पहले अवास्तविक मान्यताएं। कैम्ब्रिज जो समीकरण है इसके अंदर जो बहुत सारी मान्यताएं ली गई वो वास्तविक नहीं है, और कोई भी सिद्धांत जो अवास्तविक मान्यताओं के ऊपर आधारित होता है वो कभी वास्तविक नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अंदर हमने देखा था के यानी जो नगद शेष है, ट्रांजैक्शन, और जो आर यानी जो वास्तविक आय और जो आउटपुट है उसको जो है स्थिर माना गया है। लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर अगर आप देखें तो के टी आर जो है ये स्थिर नहीं होते, इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इन तत्वों को जो स्थिर माना गया है, ये जो इनकी मान्यता है वो गलत है। इसके आधार पर जो ये सिद्धांत है ये भी अपने आप गलत सिद्ध होता है। दूसरा, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की अवहेलना। फिशर जो था उसने केवल मुद्रा की मांग लेन देन उद्देश्य के लिए मानी थी, लेकिन कैम्ब्रिज समीकरण के अंदर माना गया कि मुद्रा की जो मांग होती है वो लेन देन उद्देश्य के लिए और सावधानी उद्देश्य के लिए की जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग के शामिल नहीं किया गया है। वास्तविक जीवन के अंदर जो है लेन देन उद्देश्य के लिए मांग, सावधानी उद्देश्य के लिए मांग और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है, जैसा कि केंज ने अपने सिद्धांत में बताया। लेकिन इसके अंदर जो है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की अवहेलना की गई है। कारण परिणाम संबंध बताने में असमर्थ है। कैम्ब्रिज समीकरण में एक और तो ये माना गया है कि जो के होता है वो जो कीमत स्तर को निर्धारित करता है, यानी नगद शेष जो है उसी से जो कीमत स्तर तय होता है। और साथ ही इसके अंदर दूसरी तरफ ये भी मानता है कि जो कीमत स्तर है वो नगद शेष को भी निर्धारित करता है। तो अब ये बात समझ में नहीं आती कि के जो है वो कीमत को तय करता है या कीमत है वो के को तय करती है। इनमें से कौन सा तो कारण है, नगद शेष कारण है या कीमत कारण है। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है ये जो है कीमत स्तर और जो नगद शेष है उसके अंदर कारण परिणाम संबंध स्थापित करने में समर्थ नहीं है, या ये इन दोनों के बीच में कारण परिणाम संबंध स्थापित नहीं कर पाया है। आगे, नगद शेष की अपूर्ण व्याख्या। इस सिद्धांत में माना गया है कि नगद शेष यानी के जो होता है वास्तविक आय से निर्धारित होता है, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने पास कितना नगद शेष रखेगा ये जो वास्तविक आय पर निर्भर करता है। लेकिन नगद शेष के ऊपर जो कीमत स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। नगद शेष के ऊपर मौद्रिक जो आदतें हैं, एक व्यक्ति की अपने पास जो ज़्यादा पैसा नगद रखना चाहता है या बैंकों के अंदर ज़्यादा पैसा रखना चाहता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जो बैंकिंग प्रणाली है उसका भी प्रभाव पड़ता है और जो व्यावसायिक ढांचा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो नगद शेष होता है वो केवल वास्तविक आय पर ही निर्भर नहीं करता, वो कीमत स्तर पर भी निर्भर करता है, मौद्रिक आदतों पर भी निर्भर करता है, बैंकिंग प्रणाली की व्यवस्था पर भी निर्भर करता है और व्यावसायिक ढांचे पर भी निर्भर करता है। लेकिन इन सब तत्वों की इस सिद्धांत के अंदर जो वो व्यवस्था जो है विवेचना नहीं की गई है, इनकी अवहेलना की गई है, जिसके कारण जो है ये सिद्धांत अपने आप में सही नहीं है। आगे, ब्याज दर के प्रभाव की अवहेलना। मुद्रा की मात्रा जो कीमत स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती, जैसा कि कैम्ब्रिज समीकरण में माना गया है। कैम्ब्रिज समीकरण में क्या माना गया है कि मुद्रा की जो मात्रा है यानी मुद्रा की जो मांग है वो डायरेक्टली जो वो कीमत स्तर को प्रभावित करती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा की मात्रा जो होती है ब्याज दर के माध्यम से कीमत स्तर को प्रभावित करेगी। मुद्रा की मात्रा के कारण जो है वो ब्याज दर प्रभावित होगी और ब्याज दर के कारण इन्वेस्टमेंट प्रभावित होगा और इन्वेस्टमेंट के कारण जो है कॉस्ट प्रभावित होगी और कॉस्ट के कारण जो है कीमतें प्रभावित होंगी। तो इस प्रकार से कीमत स्तर के ऊपर जो ब्याज दर का प्रभाव होता है उस प्रभाव को जो है इस सिद्धांत के अंदर नहीं दिखाया गया है। इस सिद्धांत के अंदर ये दिखाया गया कि सीधा ही जो मुद्रा की मात्रा वो कीमत स्तर को प्रभावित करती है। लेकिन वास्तव में
मुद्रा की मात्रा जो होती है वो ब्याज दर के माध्यम से कीमत स्तर को प्रभावित करती है। वास्तविक तत्वों के प्रभाव की अवहेलना। कैम्ब्रिज समीकरण के अंदर मुद्रा के मूल्य यानी कीमत स्तर जो उसको निर्धारण में मुद्रा की मांग के प्रभाव को दिखाया गया है। लेकिन जो मुद्रा का जो मूल्य होता है उसके ऊपर निवेश का भी प्रभाव पड़ता है, आय का भी प्रभाव पड़ता है और बचत का प्रभाव है वो भी पड़ता है। तो इस प्रकार से निवेश, आय और बचत जो होती है वास्तविक तत्व होते हैं और जो मुद्रा की मांग है वो मौद्रिक तत्व है। तो कैम्ब्रिज समीकरण के अंदर जो मुद्रा का मूल्य है उसके ऊपर केवल मौद्रिक तत्वों का प्रभाव दिखाया गया है। उसके ऊपर जो वास्तविक तत्व होते हैं अर्थव्यवस्था के, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की इसके अंदर जो अवहेलना की गई है। व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ। व्यापार चक्र क्या होते हैं कि कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर जो ये मंदी और तेजी के दौर आते हैं, ये तेजी की स्थिति है और ये मंदी की स्थिति है। तो जो कैम्ब्रिज समीकरण है वो इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी क्यों आती है, यानी कीमतें जो होती है बहुत कम क्यों हो जाती है, और अर्थव्यवस्था के अंदर तेजी क्यों आती है, यानी कीमतों के अंदर जो अचानक बहुत अधिक वृद्धि क्यों होती है। तो कैम्ब्रिज समीकरण की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि ये जो है व्यापार चक्रों की व्याख्या नहीं कर पाता, ये व्यापार चक्रों के कारण है उसके बारे में नहीं बताता। अगत्यात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि जिस अनुपात के अंदर मुद्रा की मांग में परिवर्तन होगा उसी अनुपात के अंदर मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होगा, यानी मुद्रा की मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर है। तो किसी भी जो वस्तु की या मुद्रा की मांग की लोच अगर इकाई के बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है अगत्यात्मक स्थिति है। इकाई के बराबर लोच जो होती है वो केवल अगत्यात्मक स्थिति में ही होती है। तो इस प्रकार से जब एक ही समान अनुपात के अंदर जो परिवर्तन होता है मुद्रा की मांग और मुद्रा के मूल्य के अंदर, तो वो केवल उसी अवस्था के अंदर हो सकता है जब अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होता हो और अर्थव्यवस्था के अंदर जो है अगत्यात्मक स्थिति हो। तो वास्तव के अंदर जो है वास्तव में जो है अगत्यात्मक स्थिति नहीं पाई जाती। अर्थव्यवस्था के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनमें अलग अलग अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट, मुद्रा मूल्य और मौद्रिक सिद्धांत में समन्वय करने में एस्पल। जो पैटिनकन है उन्होंने कहा कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, फिशर के अंदर भी यही कमी थी और कैम्ब्रिज इक्वेशन में भी यही कमी है। ये आरोप लगाया गया है कि इसने कीमत सिद्धांत और सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत को जो है अलग अलग कर दिया है। यानी कीमत सिद्धांत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें और सामान्य कीमत सिद्धांत जो मुद्रा का मूल्य है उसके निर्धारण के सिद्धांत को अलग अलग किया है, जबकि दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती है मुद्रा की मूल्य को प्रभावित करती है और मुद्रा का मूल्य जो होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करता है। इनकी आपस में जो है अंतर निर्भरता और यह निर्भरता वास्तविक शेष प्रभाव के द्वारा तय होती है। अब वास्तविक शेष प्रभाव क्या होता है? वास्तविक शेष प्रभाव का अर्थ है कि कीमत स्तर में परिवर्तन होने से लोगों की वास्तविक आय में परिवर्तन होता है। अगर कीमत स्तर कम होगा तो लोगों की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी और अगर कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो लोगों की जो रियल इनकम है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो नगद शेष है, वास्तविक नगद शेष है या वास्तविक शेष प्रभाव जो है, वास्तविक शेष प्रभाव जो होता है कीमत स्तर को प्रभावित करता है और कीमत स्तर जो है वास्तविक आय को प्रभावित करता है। इससे वस्तुओं की मांग और पूर्ति भी प्रभावित होती है और वस्तुओं की मांग और जो पूर्ति प्रभावित होगी वो कीमतों को प्रभावित करेंगी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वस्तुओं और मुद्रा की जो कीमत है, मुद्रा की कीमत वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है और वस्तुओं की कीमतें जो मुद्रा की कीमतों को प्रभावित करती है। लेकिन इस सिद्धांत के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं उन कीमतों को मुद्रा की कीमतों के साथ जो है संबंधित नहीं किया गया है या दोनों सिद्धांतों के अंदर जो है समन्वय स्थापित नहीं किया गया है। तो ये भी जो है इस सिद्धांत की एक कमी है। इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने कैम्ब्रिज इक्वेशन की जो आलोचना की है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।